फॉर एग्जाम्पल मैं इधर फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर मान लीजिए ये दे रखा है। आपसे कोई बोले F3 निकालो तो आपने कहा भाई x की जगह 3 रख देंगे बस, 2 3 जा 6, 6 + 4 = 10। तो F3 की वैल्यू सीधा सीधा आपने कैलकुलेट कर दी 10 आ गई। लिमिट में भी यही काम करना है, बस इतना देखना है कि आप उसको एक्सट्रीम लिमिट तक पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यू आपको डालनी होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किसी एक्सप्रेशन में सॉल्व करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, जैसे ये 2x + 4 है, क्या सॉल्व करूँगा इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 × x + 2 करेंगे, और 2 × x + 2 करेंगे भाई तब भी 10 ही आ रहा है। तो लिमिट में आप ये देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा होगा। रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में कुछ ना कुछ दे रखा होगा और वो सिंप्लीफाई हो रहा होगा। तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा वो बड़ा एक्सप्रेशन होगा, उसको सिंप्लीफाई करके पहले छोटा करेंगे और फिर वैल्यू डाल देंगे। कैसे? उसको लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा एग्जांपल पर आता हूँ। एग्जांपल पर आऊँगा, एग्जांपल के बाद में मैं आपको 1-2 फॉर्मूले भी बताऊँगा। तो वो देखिएगा, वो इसमें आपको ऐसा करना है कि जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। तो पेज नंबर 325 है मेरी बुक में, एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो वो पहली लिमिट दे रखी है, इसको ये LT बोल रहे हैं, ये LT बोल रहे हैं। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, इसको बोला जाता है बेटा ऐसे, ऐसे लिख देना LIM, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4। इसको x = 4 ना बोलकर एक्सटेंडिंग टू 4 बोलेंगे, इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन x - 2, 4x + 3 अपॉन x - 2, 4x + 3 अपॉन x - 2 ये है। तो आप ये देखिएगा कि इसमें आपको क्या करना होगा, आप ये बताओ कि क्या कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या यहाँ पर? 4x + 3 में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं ले सकते। x - 2 से ऊपर वाले किसी टर्म को डिवाइड करा जा सकता है? हम कहेंगे नहीं कर सकते। तो जब मेरे पास सॉल्व करने की गुंजाइश ही ना हो तो आपको क्या करना है भाई, x की वैल्यू 4 डाल देनी है, सीधा सीधा आंसर निकाल देना है। तो क्या होगा, 4 × 4 + 3 अपॉन 4 - 2, 4 × 4 is 16, 16 + 3 is 19, 19 अपॉन 4 - 2 is 2, 19 अपॉन 2। ऐसे ही आप देखो कि मैं इसका सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट भी छोड़ रहा हूँ, सीधा फोर्थ पार्ट कराऊंगा आपको। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में देखिएगा इसमें क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पार्ट छोड़ने का मतलब ये है कि वो बेहद आसान है, उसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है, ठीक है। जो फोर्थ करूँगा वैल्यू उसमें भी डालनी है। तो देखिएगा क्या करना है, फोर्थ पार्ट में वो LT बोल रहे हैं लिमिट को, आप LIM बोल दीजिए या LT बोलो, वो आपकी मर्जी है, जैसा ठीक लगे, ठीक है। NCERT में LIM दे रखा है तो मेरे को वही प्रैक्टिस हो रखी है, तो इसलिए मैंने वही लिख दिया। फोर्थ में दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और बेटा न्यूमरेटर में यहाँ दे रखा है AX² + BX + C, AX² + BX + C अपॉन CX² + BX + A, ठीक है। दोनों टर्म में कुछ भी ऐसा नहीं, जैसे कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता है कि आपने फंक्शन भी देखे थे, ये x² - 9 अपॉन x - 3, तो आप x² - 9 को ऐसे लिखोगे x² - 3 का स्क्वायर अपॉन x - 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ऊपर क्या आ जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला, तो a + b × a - b अपॉन a - b, x - 3 से x - 3 कट गया, तो ये मेरे पास आ गया x + 3। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू डाली जाती है, मतलब एक्सट्रीम लिमिट तक सिंप्लीफाई करेंगे तब लिमिट की वैल्यू डाली जाती है। फंक्शन में और लिमिट में बेसिक अंतर ये है। आगे देखें, अगर मैंने x की वैल्यू 1, यहाँ पर कुछ भी गुंजाइश नहीं है, जैसे यहाँ पर गुंजाइश थी कटने की,
फैक्टराइज होने के बाद में मुझे दिख रहा था कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का टर्म हमारा कटने वाला है, ठीक है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करा। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, x की सीधे सीधे वैल्यू डालिए। तो भाई एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। न्यूमरेटर में क्या बचा? a प्लस b प्लस c। डिनोमिनेटर में क्या बचा? c प्लस b प्लस a। तो a की तो टर्म है, कैंसिल आउट हो गई, रिजल्ट क्या आ गया? 1। बताइए, समझ गए? यस सर। समझ गए? अच्छा जी, इसके बाद एक चीज़ देखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से। एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। किसी चीज़ को क्वेश्चन देखते हैं ना, उस पर लिखा रहता है कि डिटरमिन दिस डिटरमिन दैट, ये लिखा रहता है। तो अगर कोई चीज़ डिटरमिन ही ना करी जा सके, कोई ऐसी फॉर्म मेरे को मिल जाए, तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, देखिएगा, नोट करके लिखिएगा। जीरो अपॉन 1 इज 0, ठीक है। 0 अपॉन 1 क्या कहो? 0 अपॉन एनीथिंग कहो। 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सेकंड में लिखिएगा, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। थर्ड, 0 अपॉन 0 is called indeterminate form। 0 upon 0 is called indeterminate form। indeterminate form का मतलब क्या हो गया कि ऐसी एक टर्म आ गई जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, वो इनडिटर्मिनेबल है, उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम बोल देते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का क्या कोई तरीका है? तो हम ये कहेंगे यस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर कहीं पर मिलती है तो आप ये देखिए, उसको लिमिट से सॉल्व करा जा सकता है, और दो तरीके होते हैं, ठीक है। हम ये कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका रैशनलाइजेशन। तो ये दो तरीके ही आपको करने हैं। वैसे तरीके और भी होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन वो अप्लाइड मैथ्स वालों को नहीं करने, ठीक है। तो आपको यही दो तरीके करने हैं। फैक्टराइजेशन इज जस्ट लाइक दैट, जैसा हमने अभी करा था x² - 9 अपॉन x - 3। तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हो रहा था, डिनोमिनेटर में एक फैक्टर दे रखा था x - 3, x - 3 से x - 3 कट गया। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन कुछ इस तरह से होता है कि अगर मान लीजिए मुझे 2 - √3 डिनोमिनेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको 2 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो ये दोनों ही मेथड ऐसे हैं जो आप कर चुके हैं अपने बचपन में, 9th में 10th में कर चुके हैं, ठीक। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का कोई एक पार्ट उठाते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट उठा रहा हूँ मैं, फर्स्ट छोड़ रहा हूँ, सेकंड उठा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2x - 3 into √x - 1, 2x - 3 into √x - 1 upon 2x² + x - 3, 2x² + x - 3, ठीक है। अब डायरेक्टली वैल्यू डालकर देखिएगा, आपने अगर x की जगह 1 डाल दिया तो 2 × 1 = 2, 2 - 3 = -1 करके नहीं दिखाना, वैसे ही देख लो आप।
तो 2 माइनस 3 इज -1। यहाँ पर आपने x की वैल्यू अगर 1 डाल दी तो √1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 - 1 इज 0, तो ये 0 जो है इस पूरे न्यूमरेटर को 0 बना देगा, पहली चीज़। डिनोमिनेटर में x की जगह अगर 1 डाला तो 2 × 1 का स्क्वायर इज 2, ठीक है, और 1 हो ही गया, तो 2 + 1 इज 3, 3 - 3 इज 0। तो we are getting 0/0 indeterminate form on direct substitution of x is equal to 1। x is equal to 1 डायरेक्टली अगर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो मुझे 0/0 की फॉर्म मिल रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आइदर आई विल गो फॉर फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। मुझे लग रहा है कि शायद फैक्टराइजेशन से बात बन जाए, शायद इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर हो जाएगा। तो हम फैक्टराइज भी कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न ये है कि न्यूमरेटर का 0 चलो एक बार को चल जाएगा, 0/anything इज 0, ठीक है, तो 0 एक है तो एक रियल नंबर ही ना, लेकिन डिनोमिनेटर का 0 उसको नॉट डिफाइंड बना देगा। तो मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश करूँगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अच्छा, जब तक वैल्यू डालेंगे नहीं तब तक लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखते रहेंगे हम। 2x - 3 है ऊपर इंटू √x - 1 और अपॉन में ये जो 2x² + x - 3, तो भाई इसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, -6, ठीक है, -6 आ गया। अब इसके 1 के फैक्टर करने हैं तो क्या करेंगे, 3x - 2x, तो +1 आ जाएगा, तो 2x² + 3x - 1x, तो जानते हैं आप कि 3x - 2x, 3x - 2x अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1x, और 3 × -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -6। लास्ट में लिखेंगे वही -3, ये लिख दिया। पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x। इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 2x + 3 आ रहा है, तो क्या गड़बड़ होगा इसमें, 2x - 3 है। अच्छा चलिए, 2x + 3 आ गया। उसके बाद जरा देखिएगा कि अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 2x + 3, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2x - 3 इंटू √x - 1, डिनोमिनेटर में 2x + 3, 2x + 3 दोनों में 2x + 3 आ गया कॉमन, और क्या बचा, x - 1। अब ये जो x - 1 है, इसका इसके साथ में कुछ आप देख लीजिए, ये कटकर हो जाएगा सॉल्व। कैसे, जो x है उसको लिख दो √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर -1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2x - 3 इंटू √x - 1 अपॉन 2x + 3 और a² - b², क्या करेंगे, √x + 1 इंटू √x - 1 तो ये होगा √x + 1 इंटू √x - 1। तो भाई √x - 1 से √x - 1 हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि आप जो भी कटना था, जो भी डिवाइड होना था वो सब हो गया। तो x की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो 2 × 1 -3। अब जब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ तो फिर अगले स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 × 1 -3 अपॉन 2 × 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई
रूट 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 3 और अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 अपॉन 10, ये फाइनली इसका आंसर आ गया -1 अपॉन 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट सॉल्वेबल है, कर सकते हो, आसान है। फोर्थ पार्ट जो है वो मैं करवाऊँ, बताओ। फोर्थ पार्ट देखें। यस सर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म दे रखी है, लिमिट भी रूट में दे रखा है। अच्छा, इसको मिटा रहा हूँ इधर से। थर्ड पार्ट का हिंट दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में जैसे x की पावर 4 दे रखा है ना, तो x की पावर 4 माइनस 18, तो x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। और एक मिनट वेट करें, हेलो हेलो, ये अभी आए नहीं है। मैं बताऊँ फ़ोन पर बात करके, अभी मैं बताऊँ अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। हाँ जी, बस 2 मिनट रुकिए, अभी 2 मिनट। चलिए जी, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू √2 लिमिट x टेंडिंग टू √2 x की पावर 4 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 8, ठीक है। Here also we are getting zero upon zero indeterminate form on direct substitution. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप देख लीजिए, मैंने x की जगह √2 डाला तो √2 की पावर 4 ही हो जाता है, 4 माइनस 4 इज 0। यहाँ पर x की जगह √2 डाला तो √2 इंटू √2 2, 2 3 ज़ा 6 और √2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 8 इज 0, तो 0 अपॉन 0 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वही फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्ट इसका लिमिट x टेंडिंग टू √2, न्यूमरेटर में लिखिए x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है
और 3√2x दे रखा है, तो 3√2 को किस तरह से स्प्लिट करूँ कि उसका मल्टीप्लिकेशन x² का कोफिशिएंट क्या 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, ये रफ में करके लिख लेते हैं, 1 इंटू -8 मैंने करके लिख लिया एक जगह। अब ये जो 3√2 है इसको स्प्लिट करना है, तो जब हम 3√2 को स्प्लिट करेंगे ना, तो जब स्प्लिट करेंगे, जब भी किसी रूट वाली टर्म को, रूट वाली मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करना होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग में, तो दोनों टर्म्स में रूट आना चाहिए, √2 आना चाहिए दोनों टर्म्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो 3√2 को आप स्प्लिट करेंगे तो √2x और √2x दोनों में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम √2 और √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और मुझे बीच में चाहिए 3√2, तो 3√2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं 2√2 इंटू 1 कर दूँ, अच्छा 2√2 इंटू 1 अगर मैं कर दूंगा तो ये 3√2 बन जाएगा, है ना, 2√2 प्लस 1√2 3√2 बन जाएगा, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 2 2 सा 4, लेकिन -8 नहीं बन रहा है, तो 4 -1 करना पड़ेगा, फिर 4√2x माइनस 1√2x, और शायद इससे बात बन गई, आप देख लीजिए 4√2x माइनस 1√2x, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4√2 माइनस 1√2 विल बिकम 3√2 प्लस का 3√2, और 4√2 इंटू माइनस 1√2, तो 4 इंटू -1 इज -4, √2 इंटू √2 इज 2, -4 इंटू 2 इज -8। समझ गए, हो गई मिड टर्म स्प्लिटिंग? यस सर। बता दीजिए कोई, बाकी दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी देखिएगा, अब ये x² है और प्लस का 3√2x, तो इसको 3√2 को कैसे लिखेंगे, 4√2x माइनस 1√2x माइनस 8, ये हो गया। 1 मिनट जी वेट कीजिए प्लीज़, अर्जेंट है। हेलो, एक अमेज़न का OTP आया हुआ होगा आपको, मेरे को भेजो फटाफट, हाँ हाँ जल्दी भेजो। हाँ जी मिल गया, हाँ जी हाँ जी, आधे घंटे में, हाँ ओके। चलिए जी देखिएगा, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू √2 और a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ, तो a² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। a² यहाँ पर x² है हमारे लिए, डिनोमिनेटर में जब देखेंगे तो x² प्लस 4√2x में से x आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो ये बचेगा मेरे पास x प्लस 4√2, और इधर से मैं क्या कॉमन लूँ, ये x प्लस 4√2 बच जाए, तो भाई मुझे x बचाने के लिए माइनस का 1√2 पूरा ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का 1√2 ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अगला टर्म बचेगा x, और अगले टर्म को बिना सोचे समझे, अगर आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग ठीक करी है तो बिना सोचे समझे 4√2 लिख दो, और चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो,
-1√2 इंटू प्लस का 4√2 -80 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू √2, ये x² + 2 है न्यूमरेटर वाला, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। और ये जो x² - 2 है इसको लिखेंगे x² -√2 का स्क्वायर अपॉन x + 4√2, x + 4√2 दोनों जगह है, कॉमन ले लो, x + 4√2 ले लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा x - 1√2, 1√2 मतलब x - √2। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे आगे क्या होने वाला है। लिमिट x टेंडिंग टू √2, न्यूमरेटर में x² + 2 और a² - b² इज x + √2 इंटू x - √2 अपॉन x + 4√2 इंटू x - √2। x - √2 से x - √2 कैंसिल आउट हो गया। अब जो है बाकी आप वैल्यू डाल दीजिए तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अब सही आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो x की जगह आपने डाल दिया √2, तो √2 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 + √2 अपॉन x की जगह फिर नीचे √2 + 4√2, तो √2 का स्क्वायर इज 2, 2 + 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई √2 + √2 इज 2√2 अपॉन √2 + 4√2 मतलब 1√2 + 4√2 इज 5√2, √2 से √2 कट गया तो रिजल्ट इज 4 × 8/5, 8/5 इसका आंसर। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 था, 2 का 4th पार्ट 8/5। इसी तरीके से जरा देखिएगा, जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, तो एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3 का। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये मैं अभी फैक्टराइजेशन वाला देख रहा हूँ, फिर आगे रैशनलाइजेशन वाला आएगा। तो जरा देखिएगा, ये वाला कर रहा हूँ मैं थर्ड का सेकंड पार्ट, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अच्छा, मैं क्लास आपकी कल भी लूँगा, मैं बता दूंगा आपको टाइम क्या रहेगा। ठीक है, कल तो पूरा दिन फ्री है ना सभी बच्चे? यस सर, अगर पॉसिबल है तो दिन में ले सकते हो कल? किस टाइम? दिन में। अच्छा दिन में, हाँ दिन में ले लूँगा मैं अभी बैठकर शेड्यूल बनाऊंगा ना कल का, तो मैं अभी देख लूँगा किस टाइम मेरे को लेनी है। 10, 11, 12 सर कल मेरी बाकी टीचिंग्स में आपके लिए। हाँ सर कल मेरी बाकी टीचिंग्स में आपके लिए। अच्छा, तो मुझे बता देना कि तुम किस टाइम फ्री हो जाओगे। ओके सर, है ना? चलिए मैं थर्ड का एक बार सेकंड पार्ट देखता हूँ। सर मेरी भी सुबह अकाउंट्स की ट्यूशन है, मैं भी आपको टाइम कंफर्म करके बता दूंगी, भी सर ने बताया नहीं टाइम। हाँ कोई बात नहीं, है ना, तो मेरे को टाइम कंफर्म करके बता देना, मैं उसी टाइम रख लूँगा उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए जी, अब जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट देख रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x - 2 अपॉन x² - x, x - 2 अपॉन x² - x -1 अपॉन -1 अपॉन x³ - 3x², x³ - 3x² प्लस 2x। तो x - 2 अपॉन ये जो x² - x है इसको लिख सकते हैं x × x - 1। अगर x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x × x - 1। देखिए है क्या, इसमें भी अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे ना, तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि 1 - 2 अपॉन इधर तो 0 आ रहा है। ठीक, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम लेने के बाद में आएगी वो भी 0/0। तो हमें क्या करना है, वो बार बार करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे,
वन अपॉन ये जो पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसमें से x कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बड़ा फेमस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आराम से इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप ये देखिए इधर भी डिनोमिनेटर में x है, इधर भी डिनोमिनेटर में x है, तो मैं ना 1/x कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 1/x निकाल लिया कॉमन थ्रू आउट, 1/x निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, ये समझ रहे हैं ना 1/x तो मैंने कॉमन निकाला है। जैसे न्यूमरेटर से अगर x होता दोनों में, न्यूमरेटर में तो सिर्फ x आता, x का मतलब x अपॉन 1, अगर डिनोमिनेटर में दोनों में x आ रहा है तो 1/x आ गया कॉमन। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो भाई सीधा सीधा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट x टेंडिंग टू 1/x x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस, अब जरा डिनोमिनेटर को सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आएगा x कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे ताकि पहली टर्म x आ जाए और अगली टर्म को सीधा माइनस 2 लिखो, x माइनस 1, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1/x x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, तो जैसे दोनों के डिनोमिनेटर में x था तो 1/x बाहर आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो 1/x माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1/x तो था ही, x माइनस 1 को भी बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 2, ठीक है। करते हैं सिंप्लीफाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1/x इंटू x माइनस 1, ठीक है। ध्यान इस चीज़ पर रहे कि खतरा मुझे किस चीज़ से है, मुझे x से खतरा नहीं है, x की वैल्यू में डायरेक्ट 1 डालूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 1 से खतरा है कि x की वैल्यू अगर 1 डाल दी तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई करते टाइम मुझे ध्यान रखना है न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं x माइनस 1 जरूर आएगा, तभी x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा और हम इंडिटरमिनेट फॉर्म से बच जाएंगे। तो देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो दिस टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो ये सीधा सीधा हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये बीच वाला मिटा रहा हूँ पूरा। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 1/x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 4, सीधा लिख रहा हूँ माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। एक काम करते हैं, सुनो एक्सपैंड मत करो, क्या था x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो माइनस 1 का फायदा उठाते हैं जरा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2,
तो न्यूमरेटर मेरे लिए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ। वैसे एक्सपेंड करके फैक्टराइज भी करते तो भी हो जाता, ऐसे भी हो जाएगा। x माइनस 2 प्लस 1 यानी कि a प्लस बी, x माइनस 2 माइनस 1 यानी कि a माइनस बी अपॉन x माइनस 2। फिर देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये क्या बच गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, अब डाल दो वैल्यू 1 माइनस 3 अपॉन x की जगह 1 डाला, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गया, बोलो जी समझ गए। बताइए भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट करवाऊंगा मैं आपको, ये है रैशनलाइजेशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो ये आपको नहीं आता हो, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, करके देख लीजिए एक बार। एग्जांपल 4 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। एग्जांपल 4 के सेकंड पार्ट में देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x ना देकर इस बार h दे दिया, कोई बात नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन रूट x प्लस h माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस h माइनस 1 अपॉन रूट x, ये दे रखा है। अब देखिएगा देखो भाई, इसको अलग अलग तरीकों से करा जा सकता है। पहले दोनों का आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो या दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर दो, ठीक है। मुझे लगता है दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करना जो है वो थोड़ा मतलब उसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है। अलग अलग रैशनलाइज कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास डिनोमिनेटर में भी रूट वाली टर्म है, मैं ऐसे कर दूँगा इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा इसमें कुछ मिस हो गया शायद, हाँ ब्रैकेट से पहले ना यहाँ पर 1 अपॉन h और लिखा हुआ था, h और लिखा हुआ था। तो जरा देखिएगा कि इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन रूट x प्लस h है, तो नीचे रूट x प्लस h से भी मल्टीप्लाई करो और इसी तरह से ऊपर भी रूट x प्लस h से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। फिर मैं 1 अपॉन h भूल गया, 1 अपॉन h लिख देना वही बात। अब ये 1 अपॉन रूट x है, इसको भी नीचे रूट x से मल्टीप्लाई करा, तो वही ऊपर भी रूट x से मल्टीप्लाई करा। अब क्या होगा, हमारे जो डिनोमिनेटर है वो थोड़े से अच्छे हो गए, मतलब रूट हट गया उसका। 1 अपॉन h, ये क्या आ गया, रूट x प्लस h अपॉन x प्लस h माइनस रूट x अपॉन x, ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि क्या करा जा सकता है अब इसमें, और अब एलसीएम अब भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं जी, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो x रूट x प्लस h माइनस x प्लस h इंटू रूट x अपॉन x प्लस h इंटू x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म थी, डिनोमिनेटर की रूट वाली टर्म तो हट गई, ठीक है, लेकिन जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की रूट वाली टर्म भी बनी हुई है। तो
क्या करेंगे देखते हैं जरा अभी इसका क्या करना है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि मैं h की जगह डायरेक्टली 0 नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैंने h की जगह 0 डाल दिया यहाँ पर तो ये इसको मतलब पूरे को नॉट डिफाइन कर देगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइज कैसे करा जाएगा, हमें रूट वाली टर्म हटानी है। तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस दे रखा है तो दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। लंबा हो गया ऐसे करूँगा ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। चलो करते हैं, हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास है x इंटू रूट एक्स प्लस एच, x इंटू रूट एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच, माइनस एक्स प्लस एच इंटू रूट एक्स, ये है। इसी को अब इसके काउंटर पार्ट से यानी कि पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू रूट एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच रूट एक्स, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और x प्लस एच इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच इंटू रूट एक्स। तो भाई क्या करना है, डिनोमिनेटर मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। h की वैल्यू 0 भी डाल दूंगा तो कहीं पर कोई भी टर्म हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो इसको एज इट छोड़ना, न्यूमरेटर को सॉल्व करो बस। टारगेट ये है कि h कटना है बस। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वाला तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या हो जाएगा, x इंटू रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर 1 अपॉन एच है ही बाहर, x इंटू रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच इंटू रूट एक्स का स्क्वायर। डिनोमिनेटर फिर से लिख दो, x प्लस एच इंटू एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच और प्लस एक्स प्लस एच इंटू रूट एक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूमरेटर को जब एक्सपेंड करेंगे तो भाई देखिएगा, न्यूमरेटर का एक्सपेंशन में होगा क्या कि ये जो x है, x का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर, और रूट एक्स प्लस एच का जब स्क्वायर होगा तो वो रह जाएगा केवल रूट एक्स प्लस एच, सॉरी एक्स प्लस एच 1 अपॉन एच, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर और ये बच गया एक्स प्लस एच, ठीक है, पहली टर्म, माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स प्लस एच, एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच रूट एक्स, ठीक है जी। एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, इधर एक्स प्लस एच है और इधर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, इधर एक्स है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स प्लस एच ले लो कॉमन। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, मैंने न्यूमरेटर में ले लिया x इंटू एक्स प्लस एच कॉमन। तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया, x प्लस एच कॉमन ले लिया, इधर बचा केवल x। यहाँ पर x ले लिया कॉमन तो कुछ नहीं, x प्लस एच का होल स्क्वायर में से x प्लस एच ले लिया कॉमन तो x प्लस एच बता विद अ माइनस साइन, तो माइनस एक्स माइनस एच, x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में x प्लस एच इंटू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस एच रूट एक्स। भाई माइनस एच है ऊपर, तो इस एच से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस एच से ये एच काट दो, तो अंदर क्या बचा -1। एक्स माइनस एक्स तो 0 हो गया था, केवल माइनस एच बचा था, तो माइनस एच से एच काटेंगे तो इधर -1 बच जाएगा इस पूरे ब्रैकेट की जगह।
समझ गए कि नहीं बता दो? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या होगा, x प्लस एच एक्स कट गया, वैल्यू डालो। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे x तो एज इट इज रहेगा, रूट x प्लस 0 प्लस x प्लस 0 इंटू रूट x। ठीक है, तो x इंटू रूट x कितना हो जाएगा? x इंटू रूट x होता है x की पावर 3/2। कैसे? क्योंकि भाई x क्या है, x की पावर 1 और रूट x क्या होता है, x की पावर 1/2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 1 + 1/2 इज x की पावर 3/2। सिमिलरली x इंटू रूट x अगेन x की पावर 3/2, ये हो गया -1/2x की पावर 3/2। ठीक है, आंसर यही आ रहा है। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा सुनिएगा क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 11 तक जो है वो एक अलग फॉर्मूले पर है, वो क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएंगे आप लोगों से। आपको जो क्वेश्चंस करने हैं 10.1 का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कर सकते हो। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 7, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7, ठीक है, इतना करिए। और आसमा और अरब आप बता दीजिएगा मेरे को कि कल आप किस टाइम फ्री होंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी फर्स्ट हाफ में ही क्लास ले लूँ, ठीक है? और बाकी अगर तीनों बच्चों का वो देखकर कंफर्ट और मैं कॉमन टाइम डिसाइड कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।